मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैं यहाँ आया ऐसी, नहीं तो इस तरह के मौके हम फिल्म वालों को कहाँ मिलते हैं कि इस तरह की आध्यात्मिक जगह में भी हम लोग कुछ सीख के जाएं। बहुत अच्छी बात है जी। और मैंने देखा है फिल्म वाले अक्सर जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनकी नज़र बड़ी पैनी होती है, कुछ ना कुछ वो अच्छा चुन ही लेते हैं और उसका सदुपयोग भी होता है उनकी मूवीज़ के अंदर, उनकी फ़िल्मों के अंदर। आपने भारत की इतनी खूबसूरत फिल्में, इतनी जो मशहूर फिल्मों का निर्देशन किया है, उनमें एज अ स्क्रीन। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऊपर वाला एक निर्देशक है जी, और हम सब उसकी कठपुतलियाँ हैं और उसके हिसाब से हम पर अपना रोल निभाते हैं जीवन में। तो जब मैं छोटा था तो जब मुझे एक नाटक में एक रोल मिला तो मैं एक्टिंग के लिए स्टेज पे गया। तो मैंने अपना काम तो कर लिया, लेकिन दूसरे दिन फिर मैं और डायरेक्टर के पास जब बैठा तो राइटर और डायरेक्टर बात कर रहे थे कि ये कैरेक्टर वहाँ जाएगा, ये कैरेक्टर ऐसे बात करेगा, ये इसको ये मारेगा, ये विलन है, ये विदूषक है, ये हीरो है। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसने कहा ऐसे ही दुनिया में जैसे कि विलन्स होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, हीरो होते हैं, ऐसी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो मुझे लगा कि ये लोग रचना कर रहे हैं एक नाटक की। तो मेरी माँ तो कहा करती थी कि हम कठपुतलियाँ हैं, वो निर्देशक है जी, यानी अगर वो निर्देशक है तो फिर मैं निर्देशक क्यों नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो एक अबोध बालक जो था मेरे अंदर, उसने सोचा कि मुझे निर्देशक ही बनना चाहिए। और निर्देशक बनने के लिए एक बहुत ज़रूरी था कि ये जो पात्र हैं, ये पात्र कौन है, ये समाज से संबंधित है, ये समाज से निकले हुए पात्र हैं जी। तो उसके बाद मेरी रचना लोगों में बहुत होनी शुरू हुई, बहुत हो गई। मैं हर व्यक्ति को जब भी मिलता हूँ बचपन से आज तक, उस व्यक्ति से मैं एक अपना नाता जोड़ लेता हूँ, चाहे वो बुरा आदमी हो, अच्छा आदमी हो, दोनों मेरे लिए एक ही जैसे हैं। जैसे हम फिल्म लिखते हैं तो फिल्म लिखने के वक्त मेरे लिए विलन भी उतना ही प्यारा होता है जितना नायक होता है। रचनाकार के लिए तो जो भी रचना है वो प्रिय होती तो इसीलिए जैसे ऊपर वाले के लिए सारे लोग उसके बच्चे हैं, प्रिय है, उसी तरह से हमारे निर्देशक, नाटक निर्देशक जो है, वो सारे कैरेक्टर उसके बच्चे होते हैं। और इस तरह से ही मैं निर्देशक बना कि ताकि मेरा संबंध इस दुनिया के हर प्राणी के साथ रहे। क्योंकि मैं जब डॉक्टर्स को देखता हूँ, लॉयर्स को देखता हूँ या कुछ साइंटिस्ट को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल सिर्फ एक ही दिशा में लगाए हैं, टॉप लॉयर बनने के लिए, इन्हें टॉप डॉक्टर। उसको सिर्फ डॉक्टर के सिवा उनको बाकी कुछ मालूम नहीं, अगर है तो थोड़ा बहुत है, लेकिन उन्होंने सब लोगों को नहीं देखा है। इसलिए मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। मैं मैक्सिमम लोगों को मैं देखा है, उनको महसूस किया है। विहंग और बड़ा विराट नजरिया आपका हो जाता है। तो पूरे संसार को, पूरे समाज को, पूरी राजनीति को हम एक बड़े ही मुस्कुराहट के साथ देखते हैं। उनकी गहराइयों को, उनकी दुख को, उनके सुख को, उनकी घटनाओं को, उनकी दुर्घटनाओं को हम बहुत ही मुस्कुरा के एक फादर की तरह, एक रचनाकार की तरह देखते हैं। इसीलिए वो रचनाएं हमारी फिल्मों में आप देख पाते हैं। हर रचनाकार जो रचना करता है उसका एक खास एक थॉट होता है, संकल्प होता है कि मुझे ये बनाना है, ये करना है। अभी आपको अब देखिए कि 3 फिल्में का मैं अभी नाम लूँगा क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि मैं फिल्मों में उसका क्या ताल्लुक मेरा है। जी। एक फिल्म बनी थी विधाता, एक फिल्म बनी थी परदेश और एक फिल्म थी ताल। इन 3 फिल्मों के जो कहानी है वो मैंने लोगों के जीवन से ली। किसी के जीवन की कहानी है वो एक काल्पनिक कहानी तो है, लेकिन काल्पनिक कहानी किसी से प्रेरित कहीं से हो। जी। मुझे याद है कि एक विधाता कहानी मैंने कैसे बनाई कि मुझे एक बहुत ही बुजुर्ग जो थे हमारे यूपी के थे, बहुत रईस लोग थे वो, और उनका कुछ लिकर का बिजनेस था, बहुत ठेके थे उनके पास। तो एक दिन मेरे पास आए, हमारी जान पहचान के थे, रिश्तेदार थे, मैं उनको अंकल कहता था। तो कहने लगे बेटा मैं आया हूँ तुम्हारे पास। मेरे वाले जी आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। कहने लगे नहीं, मेरा छोटा बेटा जो है वो एक्टर बनना चाहता है जी, लेकिन मेरे पास पैसा इतना है कि मैं फिल्में भी बहुत बना सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे हमेशा अच्छे लगते हो, जब तुम आते हो मैं मिलता हूँ रिश्तेदारों में, तो मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि इसको क्या किया जाए। तो मेरे वाले जी, जो एक्टर जो है वो एक प्रतिभा है, वो एक व्यवसाय नहीं। अगर प्रतिभा होगी तो टैलेंट होगा तो ज़रूर आएगा। जी। तो कहते 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 उन्हें अपने दिल की बातें शुरू की। उस दिल की बात में जो उन्होंने बयां किया, जिसमें मैंने कहानी लिखी जी, वो ये कहा कि देखो ये जो मेरे बेटा है
ये मुझसे बहुत नाराज है, इसने मुझे उस रात गाली दी। ये भूल गया है कि मैं लिकर किंग हूँ। लेकिन जब पाकिस्तान बना था, जब मैं यहाँ आया था, ये बहुत छोटा था। सब कुछ छोड़ के मैं गलियों में छोटे से झोपड़े में रहा और इसके पास दूध के लिए पैसे नहीं थे। तो मैं दूध की दुकान में गया तो मैंने बोला पैसे हैं, मैं कहता इतने ही हैं, 10 हैं, 15 नहीं है। उसने गिलास दूध का वापस डाल दिया और मैं खाली गिलास लेकर पानी जो उसमें बचा था उसमें पानी मिला के इसको कहा ये दूध बच्चे को पिला दो, जो खाली गिलास था। मुझे ये बात बहुत गहरी लगी। कहने लगे देखो मैं अगर बना, उसके बाद मैंने शराब बेचनी शुरू की, मैंने लिकर किंग बना तो इनकी वजह से बना। और आज ही मेरा बच्चा बोलता है कि मेरे को मुझे आप पे क्या अभिमान है, आप तो शराब बेचते हैं, आप तो प्रैक्टिकली क्रिमिनल हैं। तो कहने लगा, मैंने कहा कि मैं क्यों बना हूँ क्रिमिनल, क्योंकि तुम्हारी वजह से। अगर मुझे औलाद से प्यार ना होता, ये औलाद की जिम्मेदारी ना होती तो मैं ये नहीं बनता। मैं तो अपनी तरीके से कुछ भी कर सकता था। और सब ऐशो आराम जिंदगी तुमको देने के बाद, आज बड़े होने के बाद तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मुजरिम हूँ, तो मुझे मुजरिम बनने वाले तुम हो। यही सीन था विधाता का दिलीप कुमार और संजय दत्त का, अगर आपने देखी हो कि दादा जो है अपने पोते को पालता है और वही पोता बड़ा होकर उसको बोलता है कि आपको क्या जरूरत थी मुजरिम बनने की, मैं आपके घर नहीं रह सकता, मुझे शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूँ। तो ये जीवन से लिया हमने। परदेश फिल्म में जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ पर अमरीश पुरी के कैरेक्टर थे। अच्छा, वो कहने लगे साहब कि मैं आज से 40 साल पहले आया था, $10 लेके आया था सुभाष जी, फिर मैंने $10 से सब बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता बड़ा किया, इनको अमेरिकन स्कूल में भेजा, आज ये अमेरिकन बच्चे हो गए। और मैं इन्हें कहता हूँ कि तुम देखो अपनी संस्कृति मत भूलो, तो बोलते कौन सी संस्कृति, ये हिंदुस्तान जाना पसंद नहीं करते हैं। अब ये मेरे बच्चे अमेरिकन हैं। उसने मुझे एक डायलॉग कहा, वो ये कहा, सुभाष जी मैंने पैसा तो बहुत कमा लिया, मैं बिलियनर हो गया हूँ अमेरिका में आके, लेकिन मैं अपने एक बच्चे गंवा लिए, हमारे बच्चे अमेरिकन हो गए, इसका मुझे बहुत दुख है जी। अब ये कथा भी जो मेरी थी वो उसकी मैंने परदेश फिल्म बनाई, जो अमरीश पुरी का कैरेक्टर। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जीवन में जब आप लोगों के अलग अलग संपर्क में आते हैं तो वहाँ से कहानियाँ शुरू होती हैं और हर जीवन उनका में एक कहानी। हाँ, और उनका दुख दर्द, उनकी जो पावर है वो क्या है। अगर आप ताल फिल्म देखें जी, ताल फिल्म में एक आदमी है अनिल कपूर, जो दुनिया की प्रैक्टिकल आज जैसे लोग सोचते हैं उस तरह से सोचते हैं। लेकिन एक कैरेक्टर है अक्षय खन्ना का। जब उसने मुझे पूछा आपकी कि मैंने कहा हम इस कहानी में मैं क्या कर रहा हूँ, सब मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ एक्शन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कोई नाच कूद से गाना भी नहीं गा रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं मैं हीरो हूँ। लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर। मैंने उससे यही कहा, मैंने बोला मालूम तुम कौन सा रोल कर रहे हो, तुम रोल कर रहे हो गांधी का, ये गांधी जी का रोल तुम कर रहे हो आज के लड़के के रूप में, जिसको आत्मविश्वास है, जो आध्यात्मिक तरीके से बहुत स्ट्रांग है, और लड़की से अगर वो प्यार करता है और लड़की ना करती है तो उसे मालूम है कि लड़की को बोलता है कि तुम एक दिन आओगी, पिता को बोलता है कि आपसे मैं लड़ूंगा नहीं, वायलेंस नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन आप मुझे देंगे, मुझे अपने में विश्वास है, आप पे हो ना हो, मेरे विश्वास से ही मुझे वो प्रेम की प्राप्ति होगी। इसीलिए अगर आपने ध्यान से देखा होगा ताल में एक डायलॉग है जिसमें हम नॉर्मली बोलते हैं वी फॉल इन लव, लेकिन नानी बोलती है प्यार में गिरो मत बेटा, प्यार में उठो, राइज इन लव। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज लोगों को पसंद आया। जब अमेरिका में गया तो लोगों ने कहा कि साहब आपने हमारा नज़रिया बदला है कि प्यार में हम राइज कैसे कर सकते हैं। हमने ये वर्ड क्यों बनाया गया है कि ही हैज़ फॉलन इन लव। फॉलन का मतलब घुटने टूटेंगे, नाक टूटेगा, माथा टूटेगा। अगर वो राइज करेगा उस सिचुएशन में तो दुनिया उसके सामने झुकेगी, बिकॉज ही हैज़ रिजन। तो ये जितने भी चीज़ें हैं भले फिल्म में बहुत ज़्यादा उभर के ना आई हों, लेकिन हमने मनोरंजन करके, एंटरटेनमेंट, गाने, डांस, ड्रामा करके ये चीज़ें कन्वे करने की कोशिश, बहुत ही शुद्ध चीज़ उसमें डाल के देने की कोशिश। अगर आपने मेरी फिल्में देखी हो तो मेरी फिल्मों में मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि ह्यूमन लव, मेरी रोमांटिक फिल्में तो नहीं होती हैं जी, भाई भाई का रिश्ता है, फैमिली का रिश्ता है, दोस्तों का रिश्ता है, सौदागर, वो सबका, तो रिश्ते जो हैं वो प्रेम के रिश्ते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि मैं एज ए रचनाकार, एज ए फिल्म निर्देशक
होने के नाते मैं बहुत सी चीज़ें जो समाज से सीखता हूँ वो अपने फिल्मों के थ्रू बता सकता हूँ और मैं वो बांट सकता हूँ अपने और विचार। बहुत दूर तक पहुंचती है। सारे विश्व में रहने वाले जो भारतवासी हैं वो उनको देखते और बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे, जब तक कि आप उसको टॉप एंगल से नहीं देखेंगे, दुनिया को टॉप से देखेंगे तो आपको छोटी लगती है, और नीचे से अगर आप देखेंगे तो हर आदमी बड़ा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपका दृष्टिकोण है कि आप दुनिया को किस तरह से देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आपको हमेशा टॉप एंगल से देखना चाहिए कि हम सब प्राणी हैं, छोटे 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 लोग हैं, पूरी दुनिया में ऐसे घूम रहे हैं, कोई परेशान है, कोई ये है, वो ये है, अच्छा इसने गलती कर दी, ये गिर गया, मर गया। वो निर्देशक भी ऐसे ही देखते हैं और आप जैसे निर्देशक भी ऐसे देख सकते जी। तो सारी शक्ति, सारी एनर्जी जो वो मुझ में है, मुझ में आत्मबल है, आध्यात्मिक है, मेरी आत्मा अगर शुद्ध है, मेरी आत्मा स्ट्रांग है तो मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि मैं अपने ईश्वर से जितनी भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है मैं दूसरों को दे सकता हूँ। जो आप भगवान से करने से, पिता भगवान होती है, माँ भगवान होती है, माँ सब पॉजिटिव एनर्जी देती है बच्चों को। सर वास्तव में हमारा जो असली रूप है वो तो बिल्कुल उनके जैसा ही है, ईश्वर जैसा। जी हाँ। जैसे एक पानी की बूंद में भी सागर की सारी प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे हमारे अंदर भी ईश्वर के सारे गुण हैं, लेकिन हम मनुष्य बनना चाहते हैं। क्या करते हैं? नहीं, हम मनुष्य बनना चाहते हैं, हम सुभाष घई बनना चाहते हैं, हम रतनलाल बनना चाहते हैं, हम महाजन बनना चाहते हैं, अंबानी बनना चाहते हैं। कि तुम मेरे हो तो मेरे जैसे बनो। ये बड़ी गहरी बात कही आपने, और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आप इन गहराइयों को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। भाई साहब, आपके आगे फिल्म जगत में जब बनाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती होंगी, कभी हीरो से, कभी हीरोइन से, कभी और मुद्दों को लेकर कैसे टैकल करते हैं? मुझे 1 महीना पहले कोई एक बहुत अच्छी राइटर्स थी दिल्ली में, जो कि एक किताब लिख रही हैं कि फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस जी। तो उन्होंने कहीं मुझे चुन लिया, एक 10 आदमियों का उनको इंटरव्यू चाहिए था, तो मेरे पास आई कि मैं आपकी कहानी, जो कि आपका कहानी जो है एक नॉर्मल लड़के से जिसके पास कुछ नहीं था और उसके बाद सुभाष घई बना, सुभाष से सुभाष घई बना, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप फेल कितनी बार हुए। और मैंने कहा कि अगर मैं याद करूं तो मैं अपने जीवन में 11 बार फेल हुआ। और पास कितनी बार हुए? सुनिए ना, अब पास का फाइनल रिजल्ट है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आप मेरे लिए आप किताब लिख रही हैं, लोगों को बता रही हैं जी। लेकिन ये 11 बार जितनी बार मैं फेल हुआ, चाहे वो अपने पर्सनल जीवन में हुआ, प्रोफेशनल जीवन में हुआ, वर्ल्डली जीवन में हुआ, इसी पैसे से हुआ, संस्था से हुआ, तो हर फेलियर को मैंने अपना स्टेपिंग स्टोन बनाया। जब भी फेलियर आया तो मैं मुस्कुरा दिया। उसी तरह से, जिस तरह से कि अगर बच्चा जब गिर जाता है घुटने से तो माँ पहले ही कोशिश करती कि वो हंस दे, फिर वो बोलती क्या हुआ, बोलती चोट लगी, तो बोलते देखो कौन चींटी, चींटी कहा ना, तो चींटी को ऐसे मारती है बच्चों को खुश करने के लिए। अगर माँ भी साथ में रोने लगेगी तो बच्चा और दहाड़ के रोएगा। सही बात है। तो इसी तरह से जीवन भी ऐसा है कि अगर हमने उस रोने को और दुख को गले लगा लिया तो और भी दुख हो जाएगा और सब जगह फैल जाएगा और सब नेगेटिव हो जाएगा जी। अगर आप मुस्कुरा दिए अपने घटनाओं पर, अपने फेलियर पे, अपने गिरने पे, तो सब चीज़ों से आपको मतलब निवारण हो जाएगा, आप मुक्त हो जाए, परे हो जाएंगे और आप एक ग्लो मुस्कुराते ही आप उससे निकल आए। बस तो लोगों को लगेगा कि आप तो बहुत ही बलवान हैं और आपको खुद को भी लगेगा इसी, और आप उसको स्टेपिंग स्टोन बना के फिर आगे चलेंगे जी। और आपको मेरे फेलियर्स के बारे में कहानी है तो सबको मालूम है। मैं हमेशा कभी अगर चिंता करता हूँ तो यही चिंता करता हूँ अपने आने वाले बच्चों की, जिस तरह से उनको शिक्षा दी जा रही है वो एक बहुत किताबी शिक्षा है, उनको एक बहुत ही स्पेशलाइजेशन की तरफ धकेला जाता है जी। जो एक ज़रूरी भी है इसी, लेकिन वो चीज़ धकेलने के साथ साथ उनकी जो सेल्फ एजुकेशन प्रोग्राम है वो उनकी भी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ स्कूल के, यूनिवर्सिटीज़ के, कि आप अपनी किताबों के में ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने जीवन का इसको 40% अंग समझिए। 60% एजुकेशन आपको खुद करना है कि मैं क्या कल से बेहतर हूँ, क्या मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ या खुद के लिए ही कर रहा हूँ जी। क्या मैं गिर तो नहीं रहा हूँ, क्या पैसा मुझसे बड़ा तो नहीं हो रहा है, क्या ये कंपटीशन मुझे बर्बाद तो नहीं कर रहा है, मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको अपना अध्ययन, अपनी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सो मेरी यही शुभकामनाएं बच्चों के साथ कि यू शुड ग्रो विद इन योर सेल्फ
मच स्ट्रॉन्गर पर्सन। एंड आप देखेंगे चाहे आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, फिल्म मेकर हैं, कुछ भी हैं, आप सबसे बड़े बनेंगे बिकॉज आपके पास दो चीज़ें हैं। एक तो वो जो विषय स्पेशलाइजेशन ऑफ ए जॉब, सेकेंड थिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ एज ए ह्यूमन सोल। आप अपनी सोल को इतना स्ट्रांग किए हैं कि जो दूसरा स्पेशलाइज आदमी है वो छोटा लगेगा। बिल्कुल। पर उसको छोटा लगाने की बात नहीं कि आप हर चीज़ को समा सकते हैं, आप एब्जॉर्व कर सकते हैं। बिल्कुल। सो मेरे हिसाब से जो इसीलिए ब्रह्मा कुमारी जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं हमेशा आना चाहता हूँ, यहाँ से सीखना चाहता हूँ, और सबको मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आएँ, ताकि इंटरनल एजुकेशन जो है आपकी सोलफुल एजुकेशन है वो होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अल्टीमेटली हर सक्सेस का एक ही मतलब है, आपको खुशी चाहिए। खुशी तो चाहिए, यही है ना। ये तो नहीं कहता कि मैं सक्सेसफुल होने के बाद मैं दुखी रहूँगा साहब, बड़ा मज़ा आएगा, ऐसा तो कोई नहीं कहता। वो कहता सर मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए। तो अगर आपका खुशी ही ध्येय है तो खुशी ध्येय तो आपके विचारों में है, बिल्कुल, आपकी मानसिकता में है। और मैं ये एक बात और भी कहना चाहूँगा आप सबसे कि जो आप रिलीजन या फेथ में बिलीव करते हैं वो एक एक्सरसाइज है आपकी अपनी आत्मा के लिए, अपनी मानसिक शुद्धि के लिए जी। पर ध्यान रखिए वो सिर्फ एक एक्सरसाइज है। रिलीजन फॉलोइंग जो है, फेथ है, वो होना बहुत ज़रूरी है। जिस फेथ में आप बिलीव करते हैं आप कीजिए, लेकिन उसका जो असली लक्ष्य है वो ये है आपकी सेल्फ ग्रोथ। बिल्कुल, हॉस्पिटल का आप रिलीजन को स्वास्थ्य होता है। आप रिलीजन को इस तरह यूज नहीं कर सकते कि मैं भगवान पे जाऊंगा, मेरी मुराद पूरी होगी, वो मुझे मांगे और मैं आऊंगा। नहीं, ये गलत नजरिया है। तुम्हारा बच्चा हूँ तो मुझे अपना लो फलाना करो। नो जी, मैं खुद का बच्चा हूँ, मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा? हाँ, मैं खुद का बच्चा हूँ। वो एक्सरसाइज रखिए अपने फेथ की, लेकिन आप अपने आप को सेल्फ ग्रोथ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अबव योर रिलीजन, अबव योर ऑल फेथ्स। जी, यूनिवर्सल तरीके से अगर आप सोचिए, भारत की यू आर ए सन ऑफ ए सन। आप सूर्य के पुत्र हैं। जब आप सूर्य के पुत्र होंगे तो पूरा विश्व आपको अपना बच्चा लगेगा। इस लेवल तक अगर आप पहुंच सकते हैं, सारा विश्व भी हमारा परिवार है। एटलीस्ट इस सीढ़ी को तो पकड़ना शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप सीढ़ी को पकड़ लेंगे आप देखेंगे आपको अपनी सक्सेस में, अपने काम में मजा आने लगेगा। कहते जैसी सोच का प्याला पी लोगे वैसी ही जिंदगी जी लोगे। बस, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष घई साहब आपका पधारने के लिए हमारे स्टूडियो में। आशा है जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आप पुनः पधारिए। इस समय आप प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन में पधारे और हमें बड़ी खुशी हुई आपके आने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।